नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त निर्भय कर्ण। दोस्तों, मानव हर स्थिति और कई सारी परिस्थितियों और इमोशंस से गुजरता है और उनके ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। इसी को लेकर सौमन भौमिक जो एक अपना प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, वहाँ आपको लेकर चलते हैं, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो हेड की कहानी है, जो हेड के थ्रू लोगों की मनोदशा और जो भावना है उनको व्यक्त करने की इन्होंने कोशिश किया है अपने पेंटिंग्स के माध्यम से। तो इस क्रम में आज हम आपको उन्हीं से मिलवाते हैं, सौमन भौमिक जी से, कि आखिर इस हेड के थ्रू वो किस तरह से कहानी बयां करते हैं इंसानों की, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस एग्जीबिशन में और जानते हैं सौमन भौमिक से कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। यह जो आपने एग्जीबिशन रखा है जिसमें आपने हेड एंड टेल रखा है, क्या इसके पीछे क्या है स्टोरी? हेड का मतलब सर, टेल यहाँ पे TALE टेल, कहानी। मैं अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए चीज़ों को, सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, मेरे आसपास में सारी चीज़ों को लेके, सिर्फ इंसान के सर के को लेके मैं इसको बयान करना चाहता हूँ। मैंने काम किए हैं सिर्फ पेपर में यहाँ पे मैंने इंक का एप्लीकेशन किया है। इंक, पेपर ऑन इंक का काम है ये। और यहाँ पे जब भी आके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि अलग अलग तरह के कहानियाँ जो हैं सिर्फ सर के तरफ से ही कहा गया है, सर को यूज़ करके ही कहा गया है। चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो गम का हो, चाहे कहीं पे जाके कोई हिंसा दिखाए, कोई और कुछ दिखाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग सिर्फ इंसानों के तरह तरह के सर को लेके मैंने किया हुआ है। तो इसमें क्या आपने दिखाने की कोशिश किया है? आपका माइंड वैसा क्या चल रहा है? इन हेड के थ्रू क्या बयां करना चाह रहे हैं आप? अगर इन हेड को देखें तो जैसे आज के दिन में है, एक सपने को हो, हमेशा हम सपनों के पीछे भागते रहते हैं। हो सकता है कि हम कभी कामयाब भी हो जाए, सपना मिल भी जाए, कभी कभी नहीं भी मिलता है। अलग अलग द्वंद्व होते हैं हमारे ज़िंदगी के अंदर, अपने खुद के अंदर। वो चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि चाहे वो मेरी ज़िंदगी में हो, किसी और की ज़िंदगी में हो, उन चीज़ों को मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिखाया जाए। हमारे देश की बात करें या दुनिया में बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे किसान मरते हैं, बच्चे भूखे सोए रहते हैं, यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उनको सिर्फ मैं चाहता हूँ कि तरह तरह के सर के को यूज़ करके ही दिखाऊँ, हेड्स के थ्रू ही दिखाऊँ। इसमें जो कलर्स हैं, ये बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जो कलर्ड में हैं, रंग का इसमें इस्तेमाल किया है, कुछ जो है ब्लैक एंड वाइट हैं। और इनको मैंने कोशिश किया जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको ज़िंदगी के करीब दिखाया जाए। कहीं है आपको डैगर मिलेगा देखने के लिए, चाकू या छोड़ा, कहीं आपको लैडर मिलेगा, सीढ़ियाँ, कहीं आपको बंदूकें मिलेंगी देखने के लिए। अपने ज़िंदगी में मैंने यही चीज़ों को देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा है दोस्तों, और वही चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। जितने भी पेंटिंग्स आपके हैं उसमें आपने काफ़ी बारीकियों से काम किया है। बारीकियाँ इसमें काफ़ी चीज़ें दिखने को मिल रहा है और लाइनिंग का काफ़ी कमाल है इसमें। क्या ये लाइनिंग का प्लानिंग पहले से ही था? इससे पहले भी जो मैंने शो किया था 2010 में, उसका शीर्षक था सर्कस ऑफ द एब्सर्ड। वो भी लाइन बेस्ड काम था, लाइन पे ही काम करता था मैं, और पेपर में काम था। तो उसके बाद तुरंत उसके बाद मैंने ये सीरीज शुरू किया। तो कह सकते हैं कि उसके बाद मैंने यही सोचा कि उसका एक तरह से एक्सटेंशन हो या उसका एक और ज़्यादा गहराई से उसके काम किया जाए उस सीरीज़ में। तो मैंने फिर उसको और सिंप्लीफाई करना चाहा, लेकिन मैं लाइन को छोड़ना नहीं चाहता था। लाइन को यूज़ करके लाइन में ही मैं कलर एप्लीकेशन करना चाहता था, क्योंकि लाइन में जो स्ट्रेंथ होता है, मैं इंडिया की बात करूँगा, भारत में कला में हम ड्राइंग को बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। इंस्टलेशंस की बात करते हैं, हम वीडियो आर्ट की बात करते हैं, हम स्कल्पचर्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कैनवसेस करते हैं, ऑयल करते हैं, लेकिन लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि शुरुआत हमेशा ड्राइंग से ही होता है, हर चीज़ की। तो ये आर्ट का बैकबोन है जिसे कहेंगे हम। इसके अलावा हमारे पास मतलब ये हम अपने चीज़ों को खड़ी ही करते हैं ड्राइंग से। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग की ही से ही शुरू करना चाहता था, ताकि लाइन का स्ट्रेंथ, लाइन की जो बारीकियाँ हैं, उससे लोग सबसे ज़्यादा उनका ज़्यादा मज़ा लें। सौमन जी, आपने कहा कि लोग ड्राइंग भूल जा रहे हैं और नई जो टेक्निक्स आ रहे हैं लोग उसको अपनाते जा रहे हैं। तो ये ड्राइंग क्यों भूलते जा रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? हमारी खुद की समझ, आम आदमी, हर कोई आदमी जो कलेक्टर है या क्यूरेटर्स हैं, या आप नॉर्मल आदमी की ही बात करें, तो पहली बात तो आर्ट एजुकेशन हमारे इंडिया में है ही नहीं, मतलब हमारे भारत देश में है ही नहीं। स्कूल में जाएंगे, जब भी जाएंगे वहाँ पे वाटर कलर की बात करेंगे, पेस्टल की बात करेंगे, ऑयल कलर की बात करेंगे। जब बच्चे को पता भी नहीं है कि ड्राइंग कैसे करते हैं, हाथ से पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं, लेकिन उनको ऑयल और एक्रिलिक का ज्ञान सबसे पहले दे देते हैं।
जब वही बच्चे बड़े होते हैं तब वो ड्राइंग का डी तक नहीं जानते थे। और आज के अगर आप बात करेंगे तो सेल के माध्यम से भी अगर देखेंगे तो बड़ी चीज़ें जो ऑयल पेंटिंग है या स्कल्पचर्स हैं या इंस्टॉलेशन से वो महंगे से महंगी बिकती हैं, करोड़ों में बिकती हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे सुबोध जी हैं, सुबोध गुप्ता हैं, भारती खेर हैं, अतुल दूधिया हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उनके भी मैंने आज तक कभी ड्राइंग नहीं देखे हैं। लेकिन आप सोज़ा साहब को लीजिए, FN सोज़ा, फ्रांसिस न्यूटन सोज़ा, हुसैन साहब को लीजिए, अकबर पदमसी को लीजिए, जतिन दास को लीजिए, आप जोगेन चौधरी को लीजिए, आप गणेश पाइन को लीजिए, आप बैकुंठम को लीजिए, हर किसी के ड्राइंग को आप देख पाएंगे। और इनके ड्राइंग में जो मज़ा है, मुझे लगता है कि वो चीज़ हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बचपन से वो चीज़ें देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन आज के दुनिया में, भारतवर्ष में बहुत दुख होता है कहने में कि ड्राइंग करना लोगों को शर्म आता है कि उसमें इतने पैसे नहीं मिलते हैं। पहली बात तो ये कि पैसे नहीं मिलते हैं, उसमें मेहनत सबसे ज़्यादा होता है। और ड्राइंग में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑयल में आप कलर कुछ भी लगा देंगे, ओवरलैपिंग कर देंगे, कहीं से भी कोई करेक्शन कर लेंगे, ड्राइंग में करेक्शन नहीं होता है। हुसैन साहब के एक पेंट से जो बने हुए ड्राइंग्स हैं उनको आप रीडू नहीं कर सकते हैं। इसमें फ़ोटोशॉप में आप नहीं जा सकते हैं कि किसी को डिलीट कर दें या किसी को आप फिर से बनाएं। वो एक बार बन गया तो बन गया, वो सच्चाई सामने आ जाती है। तो इसमें झूठ नहीं है। तो ये सबसे मुश्किल टेक्निक है ड्राइंग। इस मीडिया में लोग इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं, पीछे हट जाते हैं सारे। तो मुश्किल होने की वजह से लोग प्राय हट जाते पीछे, या दोनों चीज़ें हैं। पैसा ये है कि ड्राइंग को जो गैलरीज़ हैं, जब मैं प्राइवेट गैलरीज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो ड्राइंग, मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस से बात करूँ तो ड्राइंग को वो कहते हैं कि उसका वैल्यू नहीं है, ये बेचने जाएंगे तो कम पैसा मिलेगा उनको, ऑयल में बेचेंगे तो स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा मिलेगा इनको, स्कल्पचर करेंगे तो मटेरियल इतना भारी होगा, स्टील लगा दिया, लोहा लगा दिया, पत्थर से बनाया तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ड्राइंग करते हैं हम पेपर पे, और पेपर को वो कहते हैं कि सस्ता जाएगा, तो वो सोचते हैं ये रद्दी के हिसाब से वो उसे बेचना शुरू करते हैं, किलो के हिसाब से चला जाता है। तो ये हमारे कल्चरल जो कहेंगे हमारी जो कमियां हैं, ये कल्चरल हमारी ये है, अपब्रिंगिंग की कमियां हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको यूरोप में नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप चाइना में नहीं मिलेगा, वहाँ पे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा इज्जत है। हमारे यहाँ पे इसे ड्राइंग को पहले तो बच्चे भाग रहे हैं क्योंकि ड्राइंग करना नहीं चाहते हैं। कॉलेजों में ये हाल है, क्योंकि मैं खुद टीचर रह चुका हूँ, लेक्चरर, विजिटिंग लेक्चरर रह चुका हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट में, मैं MET में पढ़ा चुका हूँ, मैं आपके विगन एंड ले में पढ़ा चुका हूँ। हर जगह मैंने एक ही चीज़ देखा है कि धीरे धीरे बच्चे ड्राइंग से भाग रहे हैं। लाइव ड्राइंग की क्लासेस में बच्चे आते नहीं हैं, कोई अटेंडेंस नहीं होता है, इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि जो दिखाने वाले जो टीचर रहते हैं वो भी ड्राइंग नहीं समझाना चाहते, क्योंकि ड्राइंग में आपको करके दिखाना होता है, डेमो होता है। आप उसको ऑनलाइन में या मुंह से बोल के नहीं समझा सकते हैं, वो कॉपी वर्क नहीं हो सकता है। ऑयल या एक्रिलिक का काम कोई बच्चा मास्टर वर्क का देख के कॉपी कर सकता है, लेकिन ड्राइंग नहीं कर सकता है। ड्राइंग आपको खुद करना पड़ेगा, एक ह्यूमन फिगर का ड्राइंग आपको खुद स्टडी करके करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो सकता है। तो ये कुछ वजह हैं जिनके चलते मुझे लगता है कि ड्राइंग धीरे धीरे जो है एक इंटरेस्ट खो रहा है। लेकिन कुछ अगर मुहिम चलाया जाए, कुछ आर्टिस्ट अगर खुद काम करें, जैसे गणेश पाइन साहब ने, गणेश पाइन जी ने, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उन्होंने जो काम किया था, सोज़ा साहब ने जो काम किया, वो आज भी हमारे लिए एक कहेंगे मापदंड की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। उसको देख के हम दूसरों को जज करते हैं, क्योंकि वो ड्राइंग बहुत ही उम्दा काम थे उनके। सोमन जी, आपको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है और ड्राइंग में आप काम कर ही रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चों को भी आपने देखा, और आपने भी बताया कि बच्चे या जो टीचर हैं दोनों ही ड्राइंग से पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो हमारी विरासत है, ये जो हमारी कला है, इसको हम कैसे बचाएं? इसके पीछे आप क्या मानते हैं? कैसे हम अपने इस ड्राइंग को बचाए रखें और देश में इस चीज़ को लेकर आगे लेके आया जाए? मेरे हिसाब से तो पहली बात तो स्कूल में शुरू होनी चाहिए, कॉलेज में तो नहीं, कॉलेज में तो बहुत देर हो जाता है। मैं तो कहूँगा स्कूल लेवल में ही जब बच्चा छोटा है तभी उसमें ड्राइंग की चाह होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में आते आते उसको ज़बरदस्ती सिखाया जाता है ड्राइंग। स्कूल में ही जब रहते हुए उन पे जोर दिया जाएगा कि स्कूल में भी जो टीचर होते हैं वो ड्राइंग नहीं दिखाते हैं ज़्यादा, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ में ध्यान है उनका। लेकिन मुझे जो लगता है वहाँ पे स्कूल से ही शुरुआत गलत करते हैं वो। जब तक वो कॉलेज में आते हैं तब तक उनको लगता है कि थर्ड ईयर तक आता है तो सब कुछ लगता है कंप्यूटर में सब कुछ बन जाएगा, हम ये काम क्यों करें, फोटोग्राफ कर लेते हैं, उसको डिजिटल ले जाते हैं कंप्यूटर में, उसमें काम कर लेंगे, थोड़ा इफेक्ट डाल देंगे, उसका प्रिंट आउट निकल आएगा। अभी आप कॉलेज ऑफ आर्ट जाइए, वहाँ पे जाकर आप एग्जीबिशन में इस बार का देखा हूँ एनुअल एग्जीबिशन, अब मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि वो कैनवस पे उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स के प्रिंट आउट निकाले हैं, उसके ऊपर उन्होंने ऑयल या एक्रिलिक से काम किया है। मतलब एक तरह से कह सके तो आपने चीटिंग किया है, झूठ बोला है आपने अपने लोगों से, अपने आप से। पहली बात तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पे काम किया ही नहीं आपने प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट। और वो सिर्फ यहाँ नहीं, कॉलेज ऑफ आर्ट की बात कर रहा हूँ, इंडिया आर्ट फेयर में भी मैंने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के काम ऐसे देखे हैं जहाँ पे सिर्फ प्रिंट आउट लिए गए हैं।
तो अगर बड़े आर्टिस्ट भी इस तरह के उदाहरण रखेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। हमारे सामने जब मैं बचपन में था तब मैं हुसैन साहब के काम देखा करता था, रविंद्रनाथ टैगोर के ड्राइंग देखता था, मैं जोगन चौधरी के काम देखता था, वो हमारे लिए एग्जाम्पल्स थे। आज के डेट में हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं ही नहीं। सुबोध गुप्ता ड्राइंग करते नहीं हैं, भारती खेर के ड्राइंग मैंने कभी देखे नहीं है, अतुल दोदिया साहब करते नहीं हैं ड्राइंग, जितीश कलाट कभी करते नहीं है ड्राइंग। नाम गिनवाओ तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी के ड्राइंग नहीं देखें तो मैं उदाहरण क्या दूँ। आज हुसैन साहब नहीं है, आज आपके सामने गणेश पाइन नहीं है, आपके सामने तैयब मेहता नहीं है, लेकिन उनके जो ड्राइंग्स आज भी एग्जाम्पल की तरह यूज़ करते हैं बच्चे। लेकिन आज के जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं रख के जा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को वो मिले। तो वो काम हमें खुद करना पड़ेगा। एक इसी तरह का मुहिम लेके मैं ये एग्जीबिशन कर रहा हूँ हेड टेल, कि लोग आके ड्राइंग का मजा लें कम से कम, जहाँ पे सच या झूठ आपके सामने होगा। अगर झूठा हूँ तो मुझे बोलिए, बेशक मुझे गालियाँ दीजिए, लेकिन वो आपके आंखों के सामने होगा। आप मेरे जो अंदर का जो जिसे कहते हैं अंतरात्मा जो है, अपना जो सोल है, उससे आप झांक के देख पाएंगे इन कामों के थ्रू। यहाँ पे कहीं झूठ नहीं बोल पाया हूँ मैं। तो यही कहूँगा कि हमें खुद ये मुहिम करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल आर्टिस्ट को। आज के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार, तभी आगे चल के लोगों के लिए उदाहरण होगा ये भी देखा गया है आपकी पेंटिंग में केवल हेड की झलक है लोग, लेकिन और भी यदि हम देखते हैं पेंटिंग्स तो उसमें देखा जाता है कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जैसे हाथों का या और भी अलग पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने इसमें केवल हेड को ही दिखाया है। क्या ये काम कम क्यों देखने को मिलता है? क्या इसके पीछे वजह क्या है? पहली बात तो ये कि इसको एक बहुत छोटे लिमिटेड एरिया में सोचा, सिर्फ हेड, सर, तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है। उस लिमिटेशन में आपको सीरीज़ ऑफ वर्क, मतलब एक सीरीज़ को बनाने के लिए कम से कम आपको 30-40 काम तो करने ही पड़ते हैं, 50 काम। मैंने इसमें 250 काम किए थे, उसमें से मैं यहाँ पे 49 वर्क्स दिखा रहा हूँ। तो इसको सोचते में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है छोटे में, इसलिए लोग बड़े फुल बॉडी में काम करना पसंद करते हैं, जहाँ पे हाथ पैर लेके पूरे, क्योंकि उसमें आपको खेलने का जगह बहुत मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है आपको। लेकिन जब आप छोटे में काम करना चाहते हैं तो छोटे में लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो एक चैलेंज होता है। लेकिन मेरे लिए था कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता था, और चाहता था कि सिर्फ लोग आके अलग अलग तरह के सर को देखें और अकेले एक इंसान का सोलो देखें, क्योंकि मुझे जो लगता है कि सर को लेके एग्जीबिशन करने वाले बहुत कम हैं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, बाकी बाहर का मुझे पता नहीं है। अपने देश में बहुत कम लोगों ने, दिल्ली में खासकर मैंने बहुत कम एग्जीबिशन देखे जहाँ किसी ने, एक व्यक्ति ने, सिर्फ आर्टिस्ट ने सर को लेके काम करे। ग्रुप एग्जीबिशन तो मैंने बहुत देखे हैं, शायद वो अलग अलग गैलरीज ने भी किए हैं, लेकिन वो हेड्स जो थे वो अलग अलग आर्टिस्ट के थे। रविंद्रनाथ टैगोर के हेड्स थे, वो तैयब साहब के हेड्स थे, वहाँ पे फ्रांसिस न्यूटन सोजा के हेड्स थे, गायटोंडे साहब के हेड्स थे, लेकिन एक ही आर्टिस्ट हेड्स करे ये बहुत कम हुआ है। तो ये एक मेरे लिए एक उपलब्धि है, एक मैं सोचता हूँ कि एक चैलेंज है जो मैंने किया है। अब मैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है कि आपने हेड पे काम किया, बहुत कम लोग इस पे कर पाते हैं। दूसरी बात आपने देखा गया इसमें कि आपने सोलो एग्जीबिशन काफ़ी कम किए हैं और ग्रुप एग्जीबिशन आपने काफ़ी कुछ किए हैं। इसमें आप क्या ग्रुप एग्जीबिशन को सोलो एग्जीबिशन से बेहतर मानते हैं? क्या नज़रिया है इसके प्रति आपका? सोलो में करते हैं तो पहली बात तो यहाँ पे फाइनेंशियल बात आती है। सोलो में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, आपको अकेले पूरे कंधे में ढोके लेके जाना पड़ता है पूरे शो को, चाहे वो फ्रेमिंग करें, चाहे उसके लिए पब्लिसिटी करवाएं, चाहे आप कैटलॉग छपवाएं, लोगों को बुलाएं, पूरी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। और जब आप ग्रुप शो करते हैं कि वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों में हर चीज़ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले लेते हैं, लेकिन जब अकेला आदमी करता है तो अकेले आदमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो काम करे। तो मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट को ग्रुप शो ज़्यादा करने चाहिए। ग्रुप शो में होता ये है कि आज के दुनिया में जहाँ पे हम सोलो करना भी चाहते हैं, हम पैसे इतने नहीं खर्चा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ग्रुप शो ज़्यादा उसके लिए, हर आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा एक सुझाव होगा। एक अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो कला के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन्हें ड्राइंग कैसे करनी चाहिए और इस चीज़ को कैसे बचाते हुए आगे लेकर अपने करियर में अपनाना चाहिए उन्हें? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ड्राइंग शुरुआत होनी चाहिए स्कूल से। अगर स्कूल में ही वो पेंसिल को पकड़ लें और स्कूल में ही उनका शौक धीरे धीरे ड्राइंग की तरफ बढ़े, तो तभी जाके वो एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। जैसे कहते हैं कि घड़े को जो बन गया है, गांधी जी ने भी कहा है हमेशा कि मिट्टी का घड़ा एक बार बन जाए तो उसके बाद में उस पर आप कोई शेप नहीं दे सकते, तो वो छोटे से ही बनाना पड़ेगा। मतलब अगर स्कूल में ही अगर उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें और माँ बाप भी ये देखें कि वाकई उनके बेटे और बेटी में उसमें इंटरेस्ट है बच्चे में, तो उसको प्रोत्साहन दे और ड्राइंग वो करते रहें। ये ना सोचे कि बाद में जाके स्ट्रगल करना होगा, इसको नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये काम बेकार है या उसमें काम करके करेगा क्या, ये ना सोच के आपको ड्राइंग में ही उसको इंस्पिरेशन ज़्यादा देना चाहिए। और धीरे धीरे इंटरेस्ट हो तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। वो आर्किटेक्ट भी बन सकता है, पेंटर बन सकता है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जा सकता है, वो कार्टूनिस्ट बन सकता है, इलस्ट्रेटर बन सकता है, एनिमेशन में काम कर सकता है।
तो चीज़ें बहुत सारी हैं ड्राइंग हर चीज़ का कहेंगे तो एक तरह के हम जिसे कहते हैं एक बाइबल की तरह है, मतलब उसी से ही सब कुछ बना हुआ है, उसी जैसे हमारे भगवत गीता है उससे हम लेके चलते हैं, तो उसी तरह की ड्राइंग जो है आर्ट का सब कुछ मान के चलिए। इस तरह से आपको ड्राइंग करना ही पड़ेगा, मतलब बचपन से आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सौमन भौमिक जी को, जिनका कहना है कि ड्राइंग कम से कम अपने यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको ज़रूर अपनाएं और उसको आगे लेकर ज़रूर आएँ, उन्हें छोड़े नहीं, आधुनिकता में बहे नहीं और अपने ड्राइंग को निखारते हुए उसको फ्यूचर में ज़रूर करियर के रूप में अपनाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी निर्भय कर्ण को अब अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।